राकेश सिन्हा जी, राकेश सिन्हा जी, राकेश सिन्हा जी, ठीक है सर। पहले बोलना बंद करें तो मैं बोलता हूँ। हाँ, कोई नहीं बोलेगा। उस पर आने से पहले एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा चित्रा जी। आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप डायनेमिक तरीके से गांव में, बस्ती में, पहाड़ पे, नदी के किनारे जाकर आप रिपोर्टिंग करती हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पंडारा रोड में आप आइए, मेरे घर पे चाय पीजिए, अपने सभी मेहमान को लेकर आइए, सुरेंद्र राजपूत जी को जरूर लेकर आइए। और पंडारा रोड में एक वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो आए थे मेरे घर पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ 1.25 एकड़ लैंड है पंडारा रोड में। उसका कैलकुलेट जो मैं किया 1.6 लाख पर 1,60,000 पर मीटर उसका रेट है, सर्कल रेट, जो कि मार्केट रेट से ज़्यादा कम होता है। टोटल प्रॉपर्टी का रेट 62 करोड़ रुपया है, 62 करोड़। किराया रेंट कितना जाता है? 7,000 रुपया। नरेंद्र मोदी जी इसी को ठीक कर रहे हैं। अमित शाह जी का ये कानून, किरण रिजिजू के द्वारा प्रस्तुत ये कानून इसी को ठीक करने के लिए आया। मैं आता हूँ वेस्ट बंगाल पर। देखिए, पश्चिम बंगाल में सरकार की नैतिकता समाप्त हो चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं को जब मारा गया तो ममता जी चुप थे। आज उसी का एक्सपेरिमेंट करें। मैं टीएमसी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछता हूं कि मालदा और मुर्शिदाबाद में जाकर वे पूरा वंदे मातरम किसी मंच से गाकर दिखा दे। ये वंदे मातरम मैंने नहीं लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। जिनका लिखा हुआ सोनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है और हाँ राष्ट्रगान है, और हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी और राजनारायण बासु का नाम लेकर वहां के कॉलेज स्कूल में दिखा दें। बंगाल की स्थिति को ममता जी ने ऐसा कर दिया है कि वो दो भाग में गाया जा सकता है वंदे मातरम। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? चूंकि मैं कहता हूं अगर इनमें हिम्मत है ममता जी में, तो जाकर पूरा वंदे मातरम गाकर दिखा दें। रविंद्रनाथ बंकिम चंद्र का लिखा हुआ वंदे मातरम लिख के दिखा दें। नहीं आरएसएस के विचारक नहीं गा सकते, और मोहन भागवत हो जाएंगे। आकर यहाँ लगाई है, फरवरी में कैद करके गए इनके जो विचारक है, पूरे विचारक कैद करके गए फरवरी में। सुन लीजिए देखिए, अरे सुनने नहीं सुना है मैंने। आप झूठ क्यों बोलते हैं? आपके भारतीय जनता पार्टी एक एक करके अरे भाई स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, भारत माता की जय के नारे लगाने के एवज में हमने विरोध देखा है, और जय फिलिस्तीन के नारे तो हमने संसद भवन में लगते हुए देखा। आप लोग क्या बात करेंगे? आप लोग क्या बात करेंगे? है इस देश में ऐसा, है इस देश में स्वयं प्रकाश पुरोहित जी ऐसा जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हुए लोग गर्व का अनुभव करते हैं संसद में, और भारत माता की जय के नारे लगाओ तो कहते हैं सांप्रदायिक नारा है। क्या बोलेंगे आप इस तरह से? आपकी सोच ने आसाम और त्रिपुरा को जलाया है, एक बार बंगाल को जलाया है, राकेश जी की बात खत्म हो गई, मणिपुर को जलाया है, उसके बाद बाकी लोग आएंगे। आपकी सोच ने कश्मीर को जलाया है, और आपकी सोच ही बंगाल मैं बात पूरी कर लूं। आपकी सोच है कश्मीर होकर आइएगा। बीजेपी आरएसएस पर तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन कम से कम 2014 में हम लोगों को जितनी मुश्किलों का सामना कश्मीर में रिपोर्टिंग के दौरान करना पड़ता था, अब पूरी रात भर अगर हम लाल चौक पर खड़े होकर रिपोर्टिंग करेंगे नहीं होगा। बंगाल में क्या कर रहे हैं उस पर रहिए। सुरेंद्र राजपूत जी जवाब देंगे प्लीज एक एक करके। सिर्फ राकेश जी को दिखाइए, राकेश जी को दिखाइए, फिर सुरेंद्र राजपूत जी। ठीक है सिंह साहब मैं आ रही हूँ। सना जी जल्दी से अपनी बात खत्म करें सर, जल्दी से। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, आज मुझे जीवन में पहली बार कोई सत्य हरिश्चंद्र मिला है। वो सत्य हरिश्चंद्र के हैं संतान हैं, इसलिए आज हमसे करें आप झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं कहता हूं आप में हिम्मत है तो जाइए मालदा में कह के दिखाइए, मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। मुर्शिदाबाद मालदा में वंदे मातरम पूरा गा के दिखाइए मन से, और यदि हिंसा नहीं होगी तो मैं आपकी गुलामी करूंगा। क्या बात कर रहे हैं? दो राष्ट्र में बांट चुका है ममता बनर्जी सांप्रदायिकता की घोर एजेंट है। ममता बनर्जी की सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। हत्या की राजनीति, हिंसा की राजनीति, षड्यंत्र की राजनीति वो करती हैं और करवा रही हैं। वही टीएमसी के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वक्त कानून में एक इंच भी गलत नहीं है, एक राय भी गलत नहीं है। मैं तो कहता हूँ सिराजुद्दौला ने जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, नहीं इतना दूर नहीं जाते, अंग्रेजों पे नहीं जाते हैं सर। अभी तो बंगाल पे आप कह रहे हैं ना कि मालदा जाकर पूरा वंदे मातरम जाते हैं, अंग्रेजों पर क्यों नहीं जाते हैं? ये सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद सिराजुद्दौला की याद कराता है। पूरा वंदे मातरम गाएंगे ना। सावरकर में कितना फर्क है? दोनों ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया, और आज ये पूंजीपतियों का हाथ मिलाने के लिए ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं।
नहीं, उनका जो सवाल था उसका जवाब नहीं दिया ना। दलाली आप करते हैं, दलाली आप करते हैं, पूरी टीएमसी दलालों की पार्टी बन गई है, हर स्तर पर दलाली होती है, नीचे से लेकर ऊपर तक टीएमसी का नेता दलाली करके घुसा है। देश में माचिस से आग जलाइए और देश की जनता नहीं, अधिकार सिर्फ आपको है, सवाल पूछने का अधिकार है। देश के किसी हिस्से में आग नहीं लगी हुई है पश्चिम बंगाल को छोड़कर। पुरोहित साहब न जाने कहां से लाते हैं इतना कॉन्फिडेंस। सुरेंद्र राजपूत जी, ठीक है, क्या शिवाजी के नाटक का मंचन हो सकता है? पहली चीज तो आपका बड़ा गंभीर शो रहता है, लेकिन आज जिस तरीके से मुर्गे लड़ाए जा रहे हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है। ये आपसे मेरी शिकायत है, मेरा प्रतिरोध दर्ज सर अपने आप को मुर्गा मत कहिए, नहीं, तो बहुत बुरा लगेगा मुर्गा लड़ाना। नहीं, हम अपने आप को मुर्गा बोल रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं, ऐसा क्योंकि हमें लड़ाया जा रहा है, कोई लड़ाया जा रहा है। दो लोग बोलेंगे बीच में, मैं टोकूंगी, चुप हो जाइए, नहीं मानेंगे, मैं क्या कहूंगी कि आप स्टूडियो से बाहर चले जाइए, मैं क्या कर सकती हूं? बिल्कुल आपको कहना चाहिए, बिल्कुल आपको कहना चाहिए, वरना माना जाएगा कि आप शो में मुर्गे लड़ा रही हैं। अब पता है क्या हो जाएगा कि मैं आवाज दबाने का काम कर रही हूं, और लोकतांत्रिक देश में और लोकतांत्रिक न्यूज रूम के स्टूडियो में ऐसा नहीं होता है। अब हमारी आगे की बात सुनिए। एक राकेश सिन्हा जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भाई पंडारा रोड पर आएंगे। अगर एक्सेप्शंस को रूल बना लिया जाए तो इस दुनिया में कोई चीज नहीं चल सकती। बिल्कुल वक्त का कानून हम 2013 में जो हमने अमेंडमेंट लाए थे ना राकेश सिन्हा जी, वो इसीलिए लेकर के आए थे कि भाई जो आदमी वक्त की संपत्ति पे अवैध रूप से कब्जा कर रहा है तो उसको गैर जमानती अपराध माना जाएगा और 2 साल से ज्यादा की सजा दी जाएगी। और आपने इस वक्त बिल में क्या कर दिया कि अगर कोई आदमी अवैध संपत्ति पर कब्जा कर, सेक्शन 40 भी लेकर आए थे। सुनिए ना एक मिनट, पहले सुन तो लीजिए, जिसमें अथाह अधिकार दे दिए गए चित्रा जी, अगर आप भाई मुझे तो बोल लेना, आप तो कम से कम मुर्गा मत बनिए, हैं? आप 2 मिनट के लिए आप सेक्शन 40 पे भी मैं बताता हूं, दोनों पे बताऊंगा। तो आप ये बताइए कि जब हमने कहा कि भाई वो गैर जमानती अपराध है और 2 साल की सजा होगी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने राकेश आरपी सिंह जी प्लीज बोलिए। और क्या नाम, जब हमने क्या किया था कि भाई 2 साल की सजा गैर जमानती, इन्होंने क्या किया? उसको जमानती कर दिया और 6 महीने की सजा कर दी। आपके पास कोई आंकड़ा है कितने लोगों को सजा मिली थी? नहीं, मुकदमे नहीं मिली थी ना, हाई कोर्ट में। अरे मिली नहीं थी सुरेंद्र राजपूत जी, यही तो बात है। 2 साल की जिस सजा की आप बात कर रहे हैं, मिली ही नहीं किसी को सजा, किसी को सजा ही नहीं मिली है। जब पूरा का पूरा मामला ट्रिब्यूनल के अधीन रहेगा, मैं ही गुनाहगार, मैं ही जज, मैं ही फैसला देने वाला, तो कैसे? और दूसरा झूठ चित्रा त्रिपाठी बोल रही है सेक्शन 40 पे। सेक्शन 40 क्या झूठ बोल रही हूं मैं बताता हूं, बोलिए। सेक्शन 40 के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में भी मुकदमे चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लेकर कौन आया था? बिल्कुल कौन आया था? भाजपा ने साथ दिया था हमारा। दे देंगे चित्रा त्रिपाठी जी, किसी को दे देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने जाने क्या हो गया है, न जाने क्या हो गया आप लोगों को। सुरेंद्र राजपूत जी, अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट ने इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 40 की मैं आपको रहस्योद्घाटन करता हूं। नंबर 1, नंबर 2 जो बंगाल के लिए है, अरे भाई सरकारी मुसलमानों से मुझे बात नहीं करनी है, जो तनखैया है फिर मुझे नया कानून अगर बनाया गया ना, सुन लीजिए, सेक्शन 40, आप पहले हमारी बारी में, हर बारी में आप बोलते हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आराम से आप बदतमीजी कर रहे हैं, पूरी इज्जत कर रहे हैं मैं आपकी, लेकिन आप सरकारी पद कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, हर चीज में बीच में हो जाए उसके बाद आराम से बैठ जाइए, तनखैया है, मैं दोबारा से कहता हूँ, बचा लीजिए आप, प्लीज सर, आराम आप से बचा लीजिए। बात करते हैं, हर चीज में बीच में बोलना, जब मैं किसी के बीच में नहीं बोला, हर चीज के बीच में आप बोल रहे हैं। ये देख रही है, ये है मुद्दा लड़ाना। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं, बोलना नहीं चाहते। ये लोग इनकी चोरी पकड़ी गई, डकैती पकड़ी गई और वक्फ बोर्ड के नाम पर जो संपत्तियों को कब्जा करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया। मुद्दा नहीं आने देंगे ये लोग, चित्रा जी, मुद्दा नहीं आने देंगे। ठीक है, आपने जो आरोप लगाए, ठीक है, और इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। और मैं बता रहा हूं, अब बंगाल के लिए सुन लीजिए, बंगाल के लिए सुन लीजिए, बंगाल के लिए बोलिए, बंगाल के लिए कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। ममता बनर्जी को जवाब देना होगा और ममता बनर्जी को
पूरा बताना होगा। अब मैं उनको चुप करा रही हूँ, वो नहीं मानने में क्या कह सकती हूँ। बख्श साहब प्लीज, मैं आपसे आपके जमाने में सबसे ज्यादा लूटपाट हुई। मैं आपसे फिर से कहता हूं, बीच में बोल रहे हैं, नहीं बंगाल में हिंसा की पूरी जिम्मेवारी ममता बनर्जी की है, और ममता बनर्जी को उन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के ऊपर जो सांप्रदायिकता की में पानी डालने की जगह आग लगा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। और एक बात इन्होंने कही, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो बात है, अगर ममता बनर्जी के यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए तो देश में नरेंद्र मोदी की सरकार भी बर्खास्त होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की भी सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। बंगाल में तो जल रहा है, इस वजह से वो मांग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को बर्खास्त होनी चाहिए। संभल में हो, चाहे नागपुर में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, हर जगह पे आग लगी हुई है। कांग्रेस के राज में संभल में आग लगी हुई है। संभल में क्या आग लगी हुई है? संभल में क्या आग लगी हुई है? आपने मुसलमानों को वोट बैंक के ऊपर जिस तरीके से तांडव हुआ, 2 लड़के गोलियां चली है वहां। प्रयागराज में जिस तरीके से आग लगी रामनवमी के दिन, रामनवमी के दिन आग कौन लगाता है? ये भी देखना होगा ना, रामनवमी के दिन आग लगाने कौन आता है? प्लीज फिरोज बख्श, एक सेकंड सब लोग शांत रहे। बख्श साहब आप बोल लीजिए, फिर मैं बाकी लोगों को बोलूं। नहीं, मुझे एक छोटी सी सर आप सबके बीच में बोलेंगे ना, मेरे लिए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चित्रा उनको बोलने दीजिए, वो किसी और को बोलने नहीं दे रहे हैं, वो किसी और को बोलने नहीं दे रहे हैं। बख्श साहब आप सबके बीच में बोल रहे हैं, बख्श साहब सबके बीच, और आपके लिए नहीं बोला हूं, किसी के लिए भी नहीं बोलोगे आप। नहीं, आप धमकी देंगे हमें। ऐसे डिबेट नहीं हो सकती है, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती है। प्लीज, मैं बहुत देर से सोच रही थी। एक सेकेंड सर, बख्श साहब आप लगातार सबके बीच में बोल रहे थे, मैं कितनी कोशिश करूंगी आपको चुप कराने की। आप लगातार सबके बीच, आप राजपूत जी के भी बारे बीच में बोले हैं, आप उनके बीच में भी बोले हैं। सर अपनी अपनी बारी में बोले ना, ये सही बात है। इस तरह की डिबेट नहीं होनी चाहिए प्लीज सर, ऐसा नहीं हो सकता। छोटा सा सवाल नहीं है आपका, एकदम 5 मिनट का सवाल है, मैं क्या कर सकती हूँ? बोलिए जल्दी से, अपनी बात खत्म कीजिए, उसके बाद प्लीज आप किसी के बीच में मत बोलिएगा। बहुत प्यारे भाइयों, एक बात बता दीजिए, कांग्रेस के राज में जितने भी चेयरमैन बने वक्फ बोर्ड के सबसे बड़े डकैत, जितने वकील बने सबसे बड़े डकैत, जितने मेंबर्स बने सबसे बड़े डकैत, जितने उनके क्लर्क्स बने सबसे बड़े डकैत, जितने उनके चपरासी बने सबसे बड़े डकैत। ये जो 9.5 लाख एकड़ जमीन है, इन्हीं लोगों ने खुद बुर्द की है। ये आपके राज में हुआ 40-45-60 साल। अगर आपका हो गया तो क्या ये बताइए, क्या उसका अफसोस? ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। राजपूत साहब आप जवाब दीजिए। लालू प्रसाद यादव ने तो कहा था ना, 30 सेकंड बोलिए। हाँ जी, कहाँ गया वो फंड? ठीक है, शांत रहिए। बेवाओं को कहाँ गया वो फंड? जवाब तो ले लीजिए। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। सुन लीजिए, आप जवाब नहीं ले रहे। मेरी वालदा 50 रुपए लाती थी वक्फ बोर्ड दरियागंज से। भाई जवाब तो सुन लीजिए। मैं पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, जवाब तो सुन लीजिए। बोलिए। ये शर्म की बात है, एक क्या नाम, एक विश्वविद्यालय के चांसलर की क्या नाम मदर को अगर 50 रुपए लेने पड़े तो उसके बेटे के लिए शर्म की बात है। एक मिनट, तो ये मैं आपको बताता हूं, आज की डेट में अगर किसी की माँ भीख मांगे या बर्तन मांजे, उसका बेटा मुख्यमंत्री हो और एक का क्या नाम वाइस चांसलर बेटा हो और उसकी माँ 50 रुपए ले, तो ये तो शर्म की बात है। अब आप आ जाइए। देखिए सुरेंद्र राजपूत जी, ये वो अपने बचपन की बात कर रहे हैं, और एक ही बात है, अब आज भी इस देश में नहीं। राजपूत जी, इस तरह की टिप्पणी ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की टिप्पणी राजपूत जी बिल्कुल गलत बात है। नहीं, इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल गलत बात है। ये कहना, आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बर्तन मांजती हैं मजबूरी में अपना परिवार चलाने के लिए, ये तो बहुत गलत बात है सर। ये बहुत, आप होंगे पैसे वाले, अभी भी देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये तरीका नहीं हो सकता। हाजी खान जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट, जल्दी से। किसी की गरीबी का मजाक हो रहा है। बिल्कुल कोई मजाक नहीं बनेगा, ये गलत बात है। मैं विरोध गरीब है, आप भी कोई अमीर नहीं, हम भी कोई अमीर नहीं, सब गरीब थे, सब गरीब थे। हम अपनी गरीबी आप लोग बेचते हो गए अपनी गरीबी। क्लोजिंग कमेंट जल्दी से हमें भी ले लो एक कभी तो बोले। देखिए मैडम, बात यह है कि वक्फ बोर्ड पे चल रही है लड़ाई, हमें किसी से दुश्मनी नहीं। हिंदुस्तान के हमारे हिंदू हमारे बड़े भाई हैं, और सरकार की जिम्मेदारी रहती है कि अपने नागरिकों के लिए अच्छा कानून लाए। लेकिन ये इस कानून का सुप्रीम कोर्ट भी विरोध कर रहा है, विपक्ष भी विरोध कर रहा है, मुसलमान भी विरोध कर रहे हैं। कहाँ विरोध कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने तो 4 सवाल कर दिए, उसका जवाब ही नहीं दे पाए। तो 4 साहब उसका 4 सवालों का सुप्रीम कोर्ट का जवाब नहीं दे पाए, इसलिए नहीं दे पाए कि सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही जो विपक्ष कह रहा था, वही बात कही जो मुसलमान 32-72 जो पिटीशन आई है उसमें भी यही कहा गया। हम ये कहते हैं कि सरकार अपने नागरिकों के लिए अच्छा कानून बनाती है। मैं ये कहता हूँ, किसान कानून बना तो लोग मरे,
फौज का कानून बना तो लोग मरे। हम ये कह रहे हैं कि आप कानून बना रहे हैं देश के लोगों के हित के लिए या लोगों की जान के लिए लेने के लिए। हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है, विचार पक्ष में आज के सबके आए। आज चमन की बर्बादी में किसकी साजिश शामिल है? पतझड़ को इल्जाम न दो। माली फूल का ट्रिपल तलाक और देश में जब ठीक है, जब राम मंदिर को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत फैसला देती है, उसके बाद सर्वोच्च अदालत पर भी एक वर्ग की ओर से उंगली उठाई गई थी। यह वक्त भी आज याद है। लेकिन इन सब के बीच अब वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है, सत्ता पक्ष उसे अपने पक्ष में ले रहा है, विपक्ष उसको अपने हिस्से में ले रहा है। किसकी जीत किसकी हार, इसके लिए हमें करना होगा अभी इंतजार। 5 मई को फिर से जब सुनवाई होगी इस पूरे मामले में, तो क्या आता है रिजल्ट, क्या रहती है स्थिति, किसको राहत और किसके लिए कितनी आफत, हर एक जानकारी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।